बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मिज़ाब काली and I'm Arish Ishfaq from second year Supreme section. सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कल फ़िज़िक्स का टेस्ट है, तो हमारा सिलेबस है चैप्टर 15 फ्रॉम एसी जनरेटर टू द ट्रांसफार्मर। और आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 15.11 से 15.18 तक और न्यूमेरिकल्स हैं 15.11 से 15.18 तक, लेकिन जो 7 वाला न्यूमेरिकल है वो एक्सक्लूडेड है, वो आपने नहीं करना। तो हमारा पहला टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर। इसका फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट की फॉर्म में होती है। इसका प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस करता है, जो कि ये कहता है कि अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स की तरफ हम आते हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट्स जो इसके कंस्ट्रक्शन करते हैं वो ये है कि सबसे पहले आर्मेचर, जो कि एक कॉइल है बहुत सारे टर्न की एक आयरन कोर के ऊपर। फिर है फील्ड मैग्नेट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। फिर स्प्लिट रिंग्स हैं जो कि कनेक्ट होती हैं कॉइल के दोनों एंड्स की तरफ और रोटेट करती हैं। फिर कार्बन ब्रश हैं, ये स्टेशनरी ब्रश हैं और ये प्रेस करते हैं स्प्लिट रिंग को और करंट को कैरी करते हैं एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। अच्छा, अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखें, इसमें ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास आर्मेचर की कॉइल होती है ना, इस पर हम एक मैकेनिकल सोर्स बाहर से खुद इस पर डालते हैं जो इसको मूव करवाता है। वो जैसे आप वाटर टरबाइन ले लें तो ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेट की होती है ना, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके अंदर वो उस कॉइल को रोटेट करवाता है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉइल की ओरिएंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव वो ना कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो उसकी वजह से इसके अंदर ना एक मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से फिर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ है यहाँ पे उसका फॉर्मूला है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करने के लिए आप इसको नवाब साइन थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और एरिया ए है और बी जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फैक्टर है नवाब, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम पीक ईएमएफ कहते हैं और उसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं। और फिर जब हम इसको नवाब साइन थीटा वाले फार्मूला में ई नोट को ऐड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू ई नोट साइन थीटा। और अगर हम इसे करंट फाइंड करना चाहें तो हम इस फार्मूला को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि आई इज़ इक्वल टू आई नोट साइन थीटा। और अब फिर हम आगे बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है इंड्यूस ईएमएफ किन एंगल्स पे होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब कॉइल जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है और यहाँ पे थीटा हमारे पास 90 डिग्री आता है, तो तब हमारे पास ईएमएफ जो होती है वो मैक्सिमम आती है। लेकिन जब जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, थीटा वहाँ पे 0 डिग्री आएगा, तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो ईएमएफ होती है वो मिनिमम हो जाती है, यानी कि 0 हो जाती है। और ये हैं कुछ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस एसी जनरेटर के टॉपिक के रेलिवेंट, जो कि आपने अपने पेपर के लिए तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीसी जनरेटर और उसका एसी जनरेटर से क्या डिफरेंस है ये। तो जो डीसी जनरेटर है उसका फंक्शन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट की फॉर्म में होता है। और इसमें ये होता है कि एसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज़ करता है स्प्लिट रिंग्स की बजाय, ठीक है। और कम्यूटेटर का काम ये होता है कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट का कनेक्शन होता है ना, हर हाफ टर्न पे इसको रिवर्स कर देता है, जिससे करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इससे हमें डीसी करंट की आउटपुट मिलती है और जिससे करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है। और ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं इसको रिड्यूस करने के लिए हम आर्मेचर जो है उसको बहुत ज़्यादा कोइल्स वाला आर्मेचर यूज़ करते हैं, ताकि जब भी वो पीक पे जाए तो वो फ्लक्चुएशंस जो टैप है वो रुक जाए, टैप्ड हो जाए और इसके रिजल्ट से हमें कॉन्स्टेंट ईएमएफ मिल जाए। तो ये था डीसी करंट का एसी करंट से डिफरेंस। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैक मोटर इफ़ेक्ट इन जनरेटर्स। देखें, इसमें बेसिकली क्या है कि जो जनरेटर होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं ना, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हीं जनरेटर्स के अंदर एक अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जो उनके इस जनरेटर्स के काम को अपोज करती है, ठीक है। तो उसी को हम बैक मोटर इफ़ेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या है कि डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन इसकी। इसमें ऐसा है कि जब हम जनरेटर को लोड देते हैं ना तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है और वो जो करंट होता है वो एक ऐसी फोर्स को क्रिएट कर देता है खुद ब खुद, जो उस जनरेटर के अंदर जो कॉइल होती है उसकी रोटेशन को अपोज करना शुरू कर देती है वो फोर्स। अच्छा, अब ये फोर्स क्यों प्रोड्यूस होती है, इसकी काज क्या है, ये हमें लेंस लॉ बताता है।
लेंसला क्या कहता है कि जब भी एक कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है ना, तो वो करंट क्या करता है कि अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर देता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होती है कि वो उस काज को, उस चेंज को अपोज करती है जिसने उस करंट को यानी उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया होता है। और वहाँ पे जो यहाँ पे बैक मोटर इफेक्ट में वो जो चेंज होता है वो कॉइल की रोटेशन होती है, तो उसी रोटेशन की अपोजिंग में एक फोर्स जनरेट होती है। अच्छा, अब हम इस बैक मोटर इफ़ेक्ट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये जो बैक मोटर इफ़ेक्ट है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का एक कंसिक्वेंस है, ठीक है। और इसमें ये बात है कि मतलब जितना ज़्यादा हम जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ड्रा करते हैं ना, जितना ज़्यादा हम जनरेटर से लोड लेते हैं, तो उतना ज़्यादा उस जनरेटर के अंदर अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता जाता है, ठीक है। अब अगर हम उससे लोड लेते रहेंगे तो अपोजिंग टॉर्क की वजह से वो तो कॉइल रोटेट होना रुक जाएगी ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उतना ज़्यादा मैकेनिकल वर्क उस जनरेटर पे बाहर से करते रहेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी का इनपुट आउटपुट बैलेंस हो जाएगा, और जो जनरेटर की कॉइल है वो रोटेट होती रहेगी, स्पिन होती रहेगी, रुकेगी नहीं। और ये डीसी जनरेटर के टॉपिक और बैक मोटर इफ़ेक्ट से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इनको अपने टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर लें। अच्छा, ये मज़ीद बैक मोटर इफ़ेक्ट से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें आपको एक बात बतानी है कि सेकंड क्वेश्चन देखें, उन्होंने ओपन सर्किट की बात की हुई है। देखिए, ओपन सर्किट जब हम करते हैं ना जनरेटर के अंदर, मतलब हम जनरेटर का जो सर्किट है ना उसको हम ओपन कर रहे हैं, उसको हम क्लोज़ नहीं कर रहे। उसमें ऐसा है कि हम उसमें जो है ना वो उस जनरेटर से लोड हम नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस जनरेटर के अंदर कोई कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से कोई बैक मोटर इफेक्ट भी नहीं आता, और जो कॉइल होती है वो इजीली रोटेट करती रहती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। लेकिन इसी में अगर हम सर्किट को क्लोज़ कर देना, तो क्लोज़ करने की वजह से क्योंकि करंट फ्लो करेगा, तो फिर जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से बैक मोटर इफेक्ट भी आएगा, रोटेशन को वो अपोज करेगा, तो फिर हमें जो है वो उसको एनर्जी इनपुट आउटपुट को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा जो है ना वो मैकेनिकल फोर्स देनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीसी मोटर एंड बैक ईएमएफ। तो सबसे पहले हम डीसी मोटर को डिस्कस करते हैं, जिसका फंक्शन ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशन हम उससे हासिल करते हैं। इसका प्रिंसिपल यह है कि ये एक अगर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको रखते हैं, तो फिर एक टॉर्क उस पर आती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि पहले डीसी मोटर में थे, लाइक आर्मेचर, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश, और फील्ड मैग्नेट्स होते हैं जो कि परमानेंट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, पावर सप्लाई भी हो। तो इसमें कम्यूटेटर का रोल वही होता है जो पहले डीसी जनरेटर में था। कम्यूटेटर का रोल भी वही रहता है कि हर हाफ रोटेशन के बाद कोयल में करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर देता है ये कम्यूटेटर, जिसकी वजह से जो टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, यानी यूनि डायरेक्शनल रहता है। फिर इसमें एक सूथ ऑपरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा जर्क्स को रोकने के लिए जो है हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोइल्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल कोइल्स यूज़ करते हैं आर्मेचर में, ताकि एक स्टेडी टॉर्क प्रोड्यूस रहे और हमें सूथ टॉर्क मिल जाए और एक स्मूथ किस्म की रोटेशन होती रहे। अच्छा, हमने डीसी मोटर डिस्कस कर लिया है। अब डीसी मोटर के अंदर जो है वो एक बैक ईएमएफ, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये सेम जैसे डीसी जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस होती थी ना, वैसे यहाँ पे होगी डीसी मोटर के अंदर। तो उसको भी जैसे वहाँ पे लेंसला एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे भी लेंसला एक्सप्लेन करता है। अब इसमें ऐसा होता है कि जब हम डीसी मोटर को वोल्टेज मिलता है ना, तो जो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और लेंसला के अकॉर्डिंग वो जो ईएमएफ होती है वो जो है वो अप्लाइड वोल्टेज जो होता है, यानी कि जिस चेंज ने उसको प्रोड्यूस किया होता है उसको वो अपोज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से बैक ईएमएफ आ जाती है उसमें, ठीक है। इसको छोड़ दें। अच्छा, बेसिकली ये बैक ईएमएफ इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि जो आर्मेचर की कॉइल्स होती हैं इस डीसी मोटर के अंदर, वो रोटेट कर रही होती हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि जनरेटर की करती हैं वैसे ये कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से एक जो है वो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, ये जो बैक ईएमएफ होती है मोटर के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये उस मोटर की स्पीड पे डिपेंड करती है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड से मोटर मूव करेगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर वोल्टेज का फार्मूला देखें तो वो आता है V = IR + E। अब यहाँ से अगर हम करंट का निकालना चाहें ना कि I किसके इक्वल होगा, तो इसी फार्मूला से आप देख सकते हैं कि जब हम I को इस तरफ ले जाएंगे तो वो आ जाएगा V - E / R के इक्वल करंट आ जाएगा, ठीक है। तो उस फार्मूला की मदद से हम इसमें डीसी मोटर के अंदर करंट भी फाइंड कर सकेंगे।
अच्छा, शुरू में ऐसा होता है कि जब डीसी मोटर ने स्टार्ट होना होता है ना, तो वो कैसे स्टार्ट होती है? देखें, अभी वो स्टार्ट नहीं होती, रेस्ट पे होती है डीसी मोटर की, कॉइल्स टर्न नहीं हो रही होती, तो उसमें उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। अब बैक ईएमएफ क्योंकि स्पीड पे डिपेंड करती है, तो जब स्पीड ज़ीरो होती है तब बैक ईएमएफ भी ज़ीरो होती है। तो उसकी वजह से जब हम उसको वोल्टेज देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब उसके अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर करंट भी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो जो मोटर है वो चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, देखें, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे देते हैं ना, तो ओवरलोड का डेंजर होता है, यानी कि लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाती है मोटर, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है, लोड ज़्यादा होने की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है उसकी स्पीड, और उसकी वजह से जो बैक ईएमएफ है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जब करंट को, वोल्टेज को अपोज़ करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं होती वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर ये खतरा होता है कि मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा करंट की वजह से जल सकती है। तो ये है कुछ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर्स के रिलेटेड थे, तो इनको भी आपने अपने पेपर के लिए तैयार करना। तो चलें, जैसा कि अब हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये, जो कि चेंज कर देती है हमें एक अल्टरनेटिव वोल्टेज देते हैं इसको, ठीक है। ये इसको चेंज कर देती है, या तो इसको इंक्रीज़ करती है स्टेप अप, या फिर इसको डिक्रीज़ करती है यानी स्टेप डाउन। करती किस तरह है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। अब ये इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि ये वर्क करती है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, यानी कि अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर साथ वाले कॉइल में, दूसरे कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि इसकी दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी जो इनपुट कॉइल होती है और एक सेकेंडरी जो आउटपुट कॉइल होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसके दरमियान में एक आयरन कोर आपको नज़र आएगा, कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है, लेकिन मैग्नेटिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं दोनों कॉइल, क्योंकि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर से पास कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं करता। तो इसके बाद इसका वर्किंग फार्मूला जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि NS/NP = VS/VP, जहाँ के यहाँ पे NS/NP का मतलब है कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल्स एंड प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल, ये इक्वल है VS/VP के, जो कि है सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज की। और इस फॉर्मूले को हम करंट के रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट थोड़ा रिलेटेड है। तो इस तरह इसका एक फॉर्मूला बनता है कि NS/NP = IB/IS। तो ट्रांसफार्मर की अब दो टाइप्स हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, और स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज को डिक्रीज़ करता है। अब जैसे कि आप इनमें एक डिफरेंस देख सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल की भी ज़्यादा है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के ज़्यादा हैं, रेजिस्टेंस भी सेकेंडरी के ज़्यादा है, लेकिन करंट जो है वो सेकेंडरी का कम है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही है। तो ये ट्रांसमिटर्स यूज़ कहाँ होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन? स्टेप अप ट्रांसमीटर्स और स्टेप डाउन ट्रांसमीटर्स यूज़ होते हैं पावर स्टेशन ट्रांसमिशन में, ट्रांसफार्मर ये पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम लॉन्ग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो पावर स्टेशन में यूज़ होते हैं, जहाँ पे ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं और करंट को रिड्यूस करते हैं, जिससे पावर लॉस जो है वो बहुत कम होती है। और स्टेप डाउन जो है वो हमारे घरों में के करीब यूज़ होते हैं, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपने अप्लायंस के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकें, नॉर्मलाइज़ कर सकें, यानी वोल्टेज को सेफ लेवल पे रिड्यूस कर सकें। अच्छा, देखिए, मोस्टली तो ट्रांसफार्मर्स पावर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, बट अगर इसमें पावर लॉस हो जाए तो उसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं? पहली इसकी सबसे काज एडी करंट्स होते हैं, ठीक है। अब एडी करंट्स बेसिकली क्या करते हैं ना, इसके कोर के अंदर हीट को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से पावर लॉस हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी काज हो सकती है पावर लॉस की हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, उसको हम रिड्यूस करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करके। और कुछ दूसरे भी लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि फ्लक्स लीकेज हो सकता है, कॉपर लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि जो हम वायर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, रोटेट करते हैं उनको कॉइल्स में, तो उन वायर्स में रेजिस्टेंस आ सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जो है ना वो लॉसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एफिशिएंसी बताते हैं अभी। तो एफिशिएंसी ये है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आइडियल और रियल एफिशिएंसी पावर में हम लोग देखते हैं डिफरेंस। आइडियल जो है उसमें ये होता है कि पावर लॉस 0 की इक्वल होती है, यानी कोई पावर लॉस नहीं होती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जितनी हम पावर प्राइमरी कॉइल को दे रहे हैं उतनी सेकेंडरी में भी होती है, यानी PS = PP। तो इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 1 के इक्वल होती है आइडियल में, और आइडियल की जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो 100 के इक्वल होती है। जैसे कि रियल में ये है कि पावर लॉस 0 के इक्वल नहीं होती, यानी पावर लॉस हो रही है,
और इसका मतलब भी ये है कि फिर जो हम पावर प्राइमरी कोयल को दे रहे हैं उतनी सेकेंडरी कोयल में नहीं होती, यानी सेकेंडरी कोयल में उससे कम पावर होती है, यानी PS इज़ लेस दैन PP। इसका मतलब ये है कि फिर जो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है वो भी 1 से कम होगी, और उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी जो है रियल की वो भी 100% से कम ही होगी। और ट्रांसफार्मर टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो कि ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, तो आपने इन सब को भी ज़रूर रेडी करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ फॉर योर टेस्ट। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।